हेलो फ्रेंड्स, सो रिसेंटली हिरेन पटेल ने एक वीडियो पे कमेंट किया था एंड दैट कमेंट इज नाइस वीडियो सर। एमए फैंग यानी कि मीरे एसेट फैंग ETF एंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF पर भी वीडियो बनाए। ठीक है, सो ये वीडियो में हम ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आया था स्वर्णा दत्ता कि इट वुड बी गुड इफ यू कैन कंपेयर बिटवीन ETFs एंड इंडेक्स फंड एंड सजेस्ट टॉप 1 or 2। ऑल्सो प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन ग्लोबल ETFs और इंडेक्सेस। सो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने रिसेंटली ETF एंड इंडेक्स फंड का एक वीडियो बनाया था, बट फिर भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करने के लिए ट्राई करता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडेक्स और ETFs हैं क्या। सबसे पहली चीज़, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरह की इन्वेस्टिंग होती है। एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग और एक होता है पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया कि आप एक्टिवली डिसीजन ले रहे हो कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, या फिर मैं इससे एग्जिट करूं एंट्री करूं, वो सारे डिसीजन। जैसे कि हमारे नॉर्मल एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पे फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली उस म्यूचुअल फंड में डिसीजन लेते रहते हैं, है ना, दैट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग। नाउ सेकेंड इज पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है फिलोसॉफिकली, कि आपने पहले से ही प्री डिफाइन कर लिया कि जो भी पैसा आएगा मैं यहां पे इन्वेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। आप कुछ हर महीने डिसीजन नहीं ले रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जैसे हमारे घरों में हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो भी बफर पैसा बचेगा उसका हम गोल्ड ले लेंगे। नाउ दिस इज पैसिव इन्वेस्टिंग, कि अब अगले महीने दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमने पहले ही इस पर एक थॉट प्रोसेस लगा दिया, तो हम क्लियर हैं कि हमें गोल्ड लेना है। तो अगली बार जब भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा आप गोल्ड ले लेते हो। कई बार लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कई बार लोग लैंड ले लेते हैं। सो इट्स प्री डिफाइंड। अच्छा, जब आप पैसिव में इन्वेस्ट करते हो, बाय द वे मैंने इस पे बहुत डिटेल वीडियो यहाँ पे बना रखा है, आप इस पे जाकर के देख भी सकते हो और उसको और भी नंबर्स को क्रंच कर सकते हो। दूसरा है कि चलो पैसिव फंड तो हमने डिसाइड कर लिया। पैसिव के अंदर दो तरीके से इन्वेस्टिंग होती है। एक होता है इंडेक्स बना दिया जाता है, इंडेक्स फंड उसको कहते हैं, और दूसरा होता है ETFs। ठीक है, पैसिव के अंदर ETFs एंड इंडेक्स। बाय द वे ETFs एक्टिव भी हो सकते हैं, ETFs एक्टिव भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पे हम पैसिव वाले को ही कवर करेंगे। सो इन इंडेक्स फंड एंड ETF फंड में अगर इसको हम निफ्टी 50 के पर्सपेक्टिव में देखें, मान लो निफ्टी 50 यानी 50 कंपनियों का एक क्लब है। अब इसी का कोई म्यूचुअल फंड भी बना सकता है कि भाई एक म्यूचुअल फंड बना देते हैं, जिसको जैसा भी इन्वेस्ट करना हो वो इन्वेस्ट करे, तो उसको हम इंडेक्स फंड कहेंगे, इंडेक्स निफ्टी 50 का फंड। ठीक है, लेकिन इसी को अगर स्टॉक के फॉर्म में बना दिया, है ना, कि स्टॉक के फॉर्म में आप इन्वेस्ट करो, तो उसको ETF कहेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहां पे 200-300 रुपए का भी आप एक स्टॉक खरीद सकते हो। दोनों का रिटर्न सेम ही रहता है। इट्स लाइक आप पार्ले बिस्किट ही ले रहे हो बट रैपर अलग अलग है, अंदर बिस्किट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ रैपर अलग है। तो एक रैपर इंडेक्स फंड का है, एक रैपर ETF का है, बट दोनों का पैसा सेम जगह जा सकता है। तो हम चूंकि एग्जांपल निफ्टी 50 का ले रहे हैं, तो निफ्टी 50 के केस में निफ्टी 50 के आपको इंडेक्स पे मिलेंगे, निफ्टी 50 के आपको ETF पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है ETF एंड इंडेक्स फंड का, वो भी आप देख सकते हो। बट ये दोनों मैंने निफ्टी 50 के पर्सपेक्टिव में बनाया है। तो अब आपको एक ETF एंड इंडेक्स का फेयर आइडिया है, खास करके निफ्टी 50 का। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर्णा दत्ता का कमेंट लेते हैं। इट वुड बी गुड इफ यू कैन कंपेयर बिटवीन ETF एंड इंडेक्स फंड एंड सजेस्ट टॉप 1 or 2 फंड। आई एम टेलिंग यू, निफ्टी 50 से बढ़िया इंडेक्स फंड है ही नहीं। सिक्योरिटी के मामले अगर आपको लगता है इंडिया ऊपर जाएगा, तो बिना 50 कंपनियों के ऊपर गए इंडिया जा ही नहीं सकता ऊपर। Now, also please share your views on global ETFs and indexes that came up in last couple of years। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन हिरेन पटेल जी का भी है, एंड दैट इज मीरे एसेट फैंग ETF एंड मोतीलाल ओसवाल 100 ETF पर भी वीडियो बनाए। सो देखो, जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, जैसे आप इंडिया में सबसे स्टेबल भारत की टॉप 50 कंपनियों को देख रहे हो निफ्टी 50, वो 14% से कंपाउंड करे। बिल्कुल उसी तरीके से जो US गवर्नमेंट की यानी कि US इकोनॉमी की टॉप 500 कंपनियां हैं, वो भी लगभग 12-13% से कंपाउंड कर रही हैं। तो आप वैंगार्ड के S&P 500 के फंड आराम से ले सकते हैं और उसमें बने भी रह सकते हैं। जो इधर उधर के जो फंड्स हैं, जैसे कि ये मीरे एसेट हो गया या मोतीलाल ओसवाल हो गया, 100 ETF हो गए, देखो आप ले सकते हो इनको भी, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है?
आप ये सोचो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप ग्लोबल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। सबसे पहले ये ध्यान से सोचो क्यों करना चाहते हो। इसलिए करना चाहते हो ताकि आप अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करो, है ना, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन की। चलो थोड़ा इंडिया में इन्वेस्टेड है, थोड़ा बहुत 10-5% में यूएस में भी इन्वेस्ट करके रखता हूँ, वो भी एक मजबूत इकोनॉमी है, अगर उसमें जितना ग्रोथ आएगा तो मेरे पैसे को उसमें विंग लगेंगे, मतलब आगे बढ़ेगा ही मेरा पैसा। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, रिस्क एडजस्टमेंट के हिसाब से ढूंढ रहे हो, आप चाहोगे कि वहां की सबसे स्टेबल चीजें मैं खरीदूं, जो अगर इंडिया, इन केस इंडिया को कुछ गड़बड़ होता है तो कम से कम यूएस का चल जाए, और अगर यूएस में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मेरा इंडिया में इन्वेस्टेड है ही है। तो ऐसे केस में S&P 500 का इंडेक्स आपके लिए सुपर सेफ काम करता है, सुपर सेफ काम करता है। जैसे मैं वेस्टेड के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं वेस्टेड के थ्रू यहां पे आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज वैंगार्ड S&P 500, ठीक है, ETF है ये, सिंपल। अब इसका ज़रा मैक्स चार्ट देख लेते हैं। तो आप मैक्स चार्ट देख सकते हो, 2010 से है, अगर पिछले 10 साल का भी हिसाब माने हम यहाँ पे, तो भी ये कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है। और ये टॉप 500 कंपनियों का ETF S&P 500 है। आप सोचो कि यूएस में इन 500 में से अगर कोई भी कंपनी आगे जाती तो भी नेट नेट आपका फंड तो ऊपर ही जाएगा, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई मतलब रिस्क है बट इतना रिस्क नहीं है कि आपको इसको कंटिन्यूअसली वॉच करना पड़ेगा। और दूसरी बात सोचो, हम इंडिया में रह करके इंडिया की कंपनियों को वॉच करना तो भूल ही जाते हैं, या फिर पता नहीं लगता कि यार क्या इकोनॉमी में कैसे चेंजेस हो रहा है। यूएस की कंपनी को अगर ट्रैक करना रहे तो फिर तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा समझ होनी चाहिए। तो ऐसे केस में वैंगार्ड बहुत अच्छा काम करता है, S&P 500। अब ज़रा इसका आप रिटर्न के एंगल से एक बार देख लीजिए। रिटर्न के एंगल से अगर आप देखोगे तो 10 साल में इसने 250% का रिटर्न दिया है। 250%, बहुत अच्छी बात है। 250% मतलब 10 साल में लगभग 13% की कंपाउंडिंग हो गई, 13.5% की। अब अच्छा, इसमें मजेदार बात एक और है कि मान लो 13% की कंपाउंडिंग ये तो हो ही गई जो होना था, प्लस जो डॉलर एप्रिशिएट हुआ है वो अलग। 10 साल पहले 55 रुपए में $1 मिलता था। लेट मी शो यू डॉलर वर्सेस रुपी, ज़रा देखते हैं। हाँ, अभी ये है, ज़रा मैक्स पे क्लिक करते हैं। हाँ, 10 साल पहले यानी कि 2011-12 के आसपास 45 रुपये पे था। आज कितना है? आज 80 रुपये का है, लगभग 80% बढ़ चुका है। मान लो आपने $20 इन्वेस्ट किया था, यानी कि 1000 रुपये, है ना, 50 रुपये के हिसाब से मान लेते हैं। तो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, अब उस पर बनता है जो वैंगार्ड ने रिटर्न आपको दिया है वो लगभग 250% का दिया है। सो 10 सालों में आपका $20 लगभग बन जाएगा $70 के आसपास, ठीक है। अब आप सोचो $70 आपको मिल रहे हैं, लेकिन अब इसको रुपए में आप कन्वर्ट करो। रुपए में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये 7-8-56, आज के हिसाब से अगर $81 के हिसाब से माने तो लगभग 5,600 रुपया हो गया। तो यानी कि आपका 1000 रुपया 5,600 बन गया, 5 गुना, 5.5 गुना। तो ये फायदा मिलता है यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का कि आपको जो यूएस की ग्रोथ है वो तो मिलती ही मिलती है, प्लस जो डॉलर का एप्रिसिएशन है वो भी आपके पैसे को लगभग डबल कर देता है। सो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा सुपर रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे केस में। हमें सिर्फ अगर S&P 500 में भी हमने इन्वेस्ट किया तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल ETF और फिर मीरे एसेट, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो जैसे मीरे एसेट फैंग ETF है, फंड ऑफ फंड। अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये फंड ऑफ फंड है। इसका मतलब है कि ये कई सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। ये खुद में डायरेक्ट स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है, और उस पर ये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपसे 0.18% का एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। और ये जिस फंड में कर रहा होगा आई एम श्योर वो भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो ले रहा होगा, तो ये यहाँ पे आपका ज़्यादा चार्ज जाने का चांस है। सो अगर इसी में ज़रा नीचे देखते हैं, इस बात को कंफर्म भी कर लेते हैं। पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में जा रहा है, 100% एक्चुअली तो म्यूचुअल फंड में ही पड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये भी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपके लिए रिटर्न जनरेट करने के लिए नहीं ट्राई कर रहा है। और इसका हमारे पास डिटेल भी नहीं है कि ये कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। जबकि दूसरा वाला मोतीलाल ओसवाल अगर हम देखें, ये वाला नेस्डेक 100 ETF, ये जो नेस्डेक की 100 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, विच इज़ गुड। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा फंड है,
मैं आपको सही बता रहा हूँ। इंडेक्स फंड, ठीक है, 5,000 करोड़ का है, ठीक है, 0.58% एक एक्सपेंस रेशियो है, और हमें लेना है तो हम डायरेक्ट ही लेंगे, हम रेगुलर नहीं लेते हैं। रेगुलर डायरेक्ट पे मैंने वीडियो बना रखा है, डिटेल वीडियो बना रखा है, आप इसको देखिए, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। डायरेक्ट ही लेना है, रेगुलर नहीं लेना है। बट ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, 20% यहाँ पे दिखा रहा है, 20% आपको बन रहा है, और इसका वही टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा ये, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टाटा, टेस्ला, अल्फाबेट। फंड एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा फंड लगता भी है, बट फिर भी अगर मुझे सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से इन्वेस्ट करना है तो मैं इसमें ETF 100 की बजाय मैं शायद करूँगा कि वैंगार्ड जो फंड है, वैंगार्ड 500, उसमें आराम से इन्वेस्ट करके शांति से बैठेंगे वो, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक चीज़ इस वीडियो से आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जब आप जियोग्राफिकली बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे खजाना ढूंढ के नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा ज़्यादा पैसा वहाँ बन जाएगा, उतना उम्मीद मत करो, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आपको उस कंट्री को पढ़ना, उस कंट्री को समझना फिर बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हो कि अगर मेरे पास 100 रुपये है, 80 रुपये मैंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, 20 रुपये में चलो दूसरी मजबूत इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता हूँ, विच इज़ US इकोनॉमी। आराम से वहाँ पे जितना मुझे ग्रोथ मिलेगा वो अच्छी बात है, बट ये मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया रिस्क वाइज। याद रखना, इन्वेस्टमेंट समझना, स्टॉक समझना, इन सारी चीज़ों को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझना, और उसके बाद डिसीजन लेना, है ना। हम तो इंडियन कल्चर में है जहाँ पे योग और साधना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन। तो ये सब जो तरीके हैं ये बाहर को समझने के लिए नहीं है, ये ज़्यादा तरीके हैं अपने आप को समझने के लिए। तो एक बार आप अपने आप को समझ पाओगे तब आप बेहतर इन्वेस्टिंग के भी डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए क्या बढ़िया है। जैसे मॉल में आप जाते हो तो वहाँ एक्सेल भी होता है, स्मॉल भी होता है, मीडियम भी होता है, सारे साइज़ के कपड़े रखे होते हैं ना, लेकिन आपको जो सूट करता है वो आप लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे कपड़े ख़राब हो गए, हाँ, लेकिन वो कपड़े आपके लिए भले गड़बड़ हो सकते हैं बट किसी के लिए तो अच्छे हैं ना। सो बिल्कुल उसी तरीके से मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने के लिए प्रयास करता हूँ, बट एंड ऑफ द डे आपको क्या सूट करता है वो उसमें आप एक्शन ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।